नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, पहले कांग्रेस के एक वरिष्ठ मंत्री हुआ करते थे। 30-40 साल कांग्रेस में रहे और अब भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ बड़े सारे आरोप लगाए। उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और आज आसाम में पूर्व कांग्रेसी हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि माननीय मोदी जी के शासनकाल में हमने राम मंदिर बना दिया और बहुत बड़ा काम किया और अब हम कृष्ण जन्मभूमि बनाएंगे और जो बाकी इमारतें हैं उनको हम उन पे कार्रवाई करेंगे और अपने मंदिरों का जीर्णोद्धार करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कृपा करके उत्तर प्रदेश के युवाओं की व्यथा को समझें और असलियत को समझें। जो भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना वो इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बना और हम लोगों के सहयोग से बना। पैसा हम लोगों ने दिया, देश की जनता ने दिया, वो सरकार ने नहीं बनाया, न सरकार के निर्णय से बना। वो बना तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बना और हमारे पैसे से बना, क्योंकि हमारे जो आराध्य हैं, जो हमारे इष्ट हैं, वो भगवान श्री राम हैं, इसलिए वो बना, हमारे योगदान से बना। खैर, हेमंत बिस्वा शर्मा जी, ये जो मंदिरों और मस्जिदों की बात आप करते हैं, ये उत्तर प्रदेश में क्यों करते हैं? आप क्यों चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के युवा जो हैं बेरोजगार रहें, उनको नौकरियां न मिलें? आप ये बात इंडस्ट्रियलाइजेशन की, बिहार और उत्तर प्रदेश के युवाओं की अपेक्षाओं, उनकी अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए अपने माननीय प्रधानमंत्री, अपने क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से ये क्यों नहीं कहते हैं कि सारा का सारी इंडस्ट्री गुजरात के अंदर क्यों जा रही है? अगर पिछले 10 साल के अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा जी आप ये बता देते कि उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर को तो आप बढ़ावा दे नहीं रहे, पब्लिक सेक्टर को तो प्राइवेटाइज कर रहे हैं, रिजर्वेशन को खत्म कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स उत्तर प्रदेश बिहार में लगा नहीं रहे हैं, सारी की सारी यूनिट जो है वो गुजरात में लग रही हैं। तो क्या ये अपेक्षा करते हैं कि उत्तर प्रदेश बिहार वालों को मंदिर मस्जिद में उलझा दिया जाए, हिंदू मुसलमान में उलझा दिया जाए और सारे लोग उत्तर प्रदेश बिहार के पलायन करके गुजरात जाके नौकरी करें? क्या आप ये चाहते हैं? क्या 21वीं शताब्दी में किसी भी समर्थ राष्ट्र को, किसी भी बच्चों की अभिलाषाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करने की लिए क्या अपने देश के युवाओं को अच्छी रूप से शिक्षित करने की आवश्यकता नहीं है? उन्हें चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है? उन्हें नौकरियां दिलाने की आवश्यकता नहीं है? क्या आप समझते हैं? क्या समझते हैं 400 साल 500 साल पुरानी चीजों को उधेड़ कर आप देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करके देश को क्या मजबूत बना देंगे? तो ये हेमंत बिस्वा शर्मा जी, आपने क्यों नहीं पूछा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल में इंडस्ट्री कितनी लगी? आपको पता होगा, उस समय आप कांग्रेस में थे, राजीव गांधी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 4 फर्टिलाइजर प्लांट दिए थे। उस जमाने में करीब 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक एक फर्टिलाइजर प्लांट में हुआ था। आज होता तो 15-15, 20-20 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता। एक जगदीशपुर में लगा था, एक आंवला में लगा था। उन फर्टिलाइजर प्लांट्स की लगने की वजह से लाखों लोगों को नौकरियां डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिली थी। और वो इंडोगल फर्टिलाइजर जो प्लांट हुआ करता था, बाद में बिरला जी ने ले लिया,
उसने देश की उर्वरक की आवश्यकताओं को भी पूर्ति की, हजारों लोगों को नौकरियां भी दी और एक जगदीशपुर आंवला एक इंडस्ट्रियल हब बन गए। तो उत्तर प्रदेश वालों को आप मंदिर मस्जिद में उलझाकर उनके जीवन स्तर पे सुधार करने की बात क्यों नहीं सोचते? अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पे चल रहा है। रेवंत रेड्डी जी ने यह कहा कि जो भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, चाहे वो हिंदुस्तान का हो चाहे विदेश का हो, अगर तेलंगाना में कोई इंडस्ट्रियल यूनिट लगाने का प्रयास करता है या अपनी इच्छा दिखाता है तो उस पे केंद्र सरकार द्वारा यह दबाव डाला जाता है कि वो इंडस्ट्री तेलंगाना में ना लगे, तमिलनाडु में ना लगे, आंध्र प्रदेश में ना लगे, महाराष्ट्र में ना लगे, गुजरात में लगे। वेदांता की यूनिट जो महाराष्ट्र के अंदर लगने वाली थी उसको इलेक्शन के पहले गुजरात शिफ्ट करने की बात हुई। गुजरात में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, वहां के लोगों को नौकरियां मिले, किसी को कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हम लोग एक संयुक्त परिवार हैं। हमारा एक देश है जिसमें गुजरात भी है, तेलंगाना भी है, आंध्र प्रदेश भी है, महाराष्ट्र भी है, उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है। लेकिन अगर डबल इंजन सरकार का यह मतलब है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन केवल उन स्टेट्स का होगा या अनुदान उनको मिलेगा जहां पे केंद्र सरकार द्वारा स्थापित पार्टी की ही सरकार राज्य सरकार में होगी, तो ये तो संवैधानिक ढांचा और हमारा जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसको दूषित कर देगा, उसको धूमिल कर देगा, उसको कमजोर कर देगा। रेवंत रेड्डी जी ने यह भी बताया कि इलॉन मस्क ये चाहता था कि वो अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट तेलंगाना में लगाए, उस पर दबाव डाला गया कि वो गुजरात पे लगाए। और यही बात कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी कही थी जब वो जंतर मंतर पे आके धरने में बैठे थे। केरला के सीएम की भी यही शिकायत है, तमिलनाडु के सीएम की भी यही शिकायत है, वेस्ट बंगाल की सीएम ममता दीदी की भी यही शिकायत है कि आप उन राज्यों के साथ भेदभाव करते हैं जहां पे डबल इंजन की सरकार नहीं, और संसाधन उन प्रदेशों में देते हैं जहां पे आपके डबल इंजन की सरकार है। जैसे रेवंत रेड्डी जी ने कहा कि अगर आंध्र प्रदेश तेलंगाना में ₹1 का टैक्स जमा होता है तो उन्हें 45 पैसे मिलते हैं, और जो वो सरकारें हैं जहां पे डबल इंजन की सरकार है वो ₹1 देते हैं तो उनको 6 और 7 रुपए मिलते हैं। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सत्यता है, मुझे नहीं पता कि ये इसके पीछे क्या प्रकार की कैलकुलेशन। हाँ, ये बात हो सकती है कैलकुलेशन हो कि जो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हो, वहां से पलायन ना हो, वहां पे जो सामाजिक समीकरण है वो ठीक रहे। ये बात समझ में आती है कि आप बिहार उत्तर प्रदेश में ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन अगर कोई विदेशी प्रमोटर या देश का प्रमोटर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, बंगाल में, महाराष्ट्र में यूनिट लगाने का प्रयास करता है तो उसको चूज करने दीजिए स्थान, उसको चूज करने दीजिए कि कहां पे उसका ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होगी। हर इंडस्ट्रियल यूनिट को गुजरात में ले जाने की क्या वजह? इससे मैं जिस चीज से डर रहा हूं, जिस चीज से मैं परेशान हूं, मैं इससे परेशान नहीं हूं कि इंडस्ट्री जो है गुजरात जा रही है, मैं इस चीज से परेशान हूं कि अगर दक्षिण के राज्यों को ये लगने लगा, सही लगने लगा, गलत लगने लगा, एक अलग मुद्दा है, कि जो नॉर्थ के राज्य हैं वो साउथ के राज्यों से भेद करते हैं, या देश को यह लगने लगा कि उनके साथ अन्याय होता है और गुजरात के साथ न्याय होता है, और गुजरात को एक प्रकार का ट्रीटमेंट मिलता है, बाकी प्रदेशों को दूसरी प्रकार का ट्रीटमेंट मिलता है। यह देश के लिए दुखदाई है, देश के लिए कष्टदायक है, क्योंकि जो हमारा देश है वो एक अलग प्रकार का देश है। पूरे विश्व में ऐसा देश कहीं नहीं है, इतना प्यारा देश कहीं नहीं।
जहां पे हम एक दूसरे की भाषा नहीं जानते, तमिल, तेलुगु, मलयाली, मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया, बल्कि हर 100-200 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, खान पान बदल जाता है, रहन सहन बदल जाता है, वेशभूषा बदल जाती है। तो जहां पे इतनी ज्यादा भिन्नता है, वहां पे अगर ये मैसेज चला जाएगा कि एक प्रकार के लोग तो प्रथम श्रेणी के नागरिक हैं और दूसरी प्रकार के लोग द्वितीय श्रेणी के नागरिक हैं, तो क्या ये देश के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा? जैसा तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा, उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि हम लोग जो है सेकंड ग्रेड सिटीजन हैं। ये भावना उचित नहीं है। केंद्र सरकार का और हमारे प्रधान सेवक का ये मुख्य कर्तव्य है कि समाज के हर अंग को, हर प्रदेश को, अलग अलग प्रकार के लोगों को ये मैसेज जाए कि हम सबको एक प्रकार का ट्रीटमेंट देते हैं। यही राजा से अपेक्षा की जाती है, यही शिक्षक से अपेक्षा की जाती है, यही वैद्य से अपेक्षा की जाती है, यही पंच से अपेक्षा की जाती है। जैसे कहा गया, पुराने साहित्य में कहा गया कि गुरु, पंच, वैद्य और पंच और राजा, इन चारों को डिस्क्रिमिनेशन का अधिकार नहीं। इनका मात्र काम यह है कि जो न्याय संगत हो, बिना किसी की धर्म, जाति, क्षेत्र को देखते हुए उसको न्याय मिले। न केवल यह किया जाना चाहिए, बल्कि ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि हो रहा है। अगर समाज के किसी अंश को यह लगता है कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है, तो यह राजा का कर्तव्य है, यह टीचर का कर्तव्य है, यह वैद्य का कर्तव्य है, यह पंच परमेश्वर का कर्तव्य है कि वो आभास कराए अपने कार्यों से कि वो भेदभाव नहीं करता। अगर किसी डॉक्टर के टेबल में उसका जानी दुश्मन भी आके लेट जाए ऑपरेशन के लिए, तो उसका कर्तव्य यह है कि उसका ऑपरेशन करे, अपने जो उसकी मेडिकल प्रैक्टिस की जो उसने शपथ ली है उसके अनुसार करे, और उसके बाद जब वो ठीक हो जाए तो फिर अपनी जो पुरानी शत्रुता है उसको निभाए, लेकिन अपने वैद्य और डॉक्टर के धर्म की पूर्ति करने के बाद अगर वो एज ए डॉक्टर उस समय अपने धर्म का पालन नहीं करता, या पंच परमेश्वर अगर पंच की कुर्सी में बैठ के न्याय नहीं करता, जैसे आपने पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की पढ़ी होगी, राजा भी, टीचर भी भेदभाव नहीं कर सकता। अगर करता है तो वो राजा नहीं है। आप किसी धर्म के हैं, आप बहुसंख्यक हैं, आप अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि हर देश में एक ही धर्म तो बहुसंख्यक नहीं है। कहीं क्रिश्चियंस मेजॉरिटी में हैं, कहीं मुस्लिम्स हैं, कहीं हिंदू हैं, कहीं बौद्ध हैं, और कोई एग्जिस्टेंस करना पड़ेगा। 21वीं शताब्दी का वर्ड है ये। हमारे लोग उनके यहां नौकरी करने जाते हैं, उनके लोग कैर हमारे यहाँ कम आते हैं, लेकिन हमारे बच्चे डिपेंडेंट हैं और रिपेट्रिएशन करते हैं, पैसा हमारे देश में भेजते हैं। हमारी देश की आर्थिक स्थिति में एक बहुत बड़ा स्रोत है वो। कोएग्जिस्टेंस की आवश्यकता है। अगर हम भेदभाव करेंगे तो हो सकता है कल वो भी भेदभाव करें। तो धर्म, जाति, संप्रदाय से ऊपर उठकर, जैसे बताते हैं कि एक बच्चा एक गुब्बारे बेचने के वाले के पास गया और उसने ये कहा, वहां काले रंग का, नीले रंग का, पीले रंग का, लाल रंग के गुब्बारे थे। उसने कहा, ये कौन सा गुब्बारा सबसे ऊपर जाएगा, किस रंग का? तो गुब्बारे बेचने वाले ने कहा, ये रंग पे ऊपर नहीं जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा गैस होती है, जिसमें कैपेबिलिटी होती है, वो गुब्बारा ऊपर जाता है। तो ऐसा समाज की आवश्यकता है जिसमें जो योग्यता में है, चाहे वो किसी धर्म जाति का हो, चाहे उसकी पर्सनैलिटी का, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, नाटा हो, मोटा हो, पतला हो, अगर उसके अंदर टैलेंट है तो उसको आगे बढ़ने का मौका मिले। और जब आप ऐसे समाज में जाते हैं जो आज डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, वहां जाके आप देखते हैं कि यही सिद्धांत का पालन वहां हो रहा है, क्योंकि वहां जितने सीईओज आपको मिलेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज में, वो ज्यादातर हिंदुस्तानी होंगे।
और ज्यादातर हिंदू होंगे, क्योंकि वो दे आर लुकिंग फॉर द बेस्ट। ये नहीं कि क्रिश्चियन देश है तो क्रिश्चियन को बनाए। यूके ने वहां का प्रधानमंत्री बनाया तो एक हिंदू को बनाया, प्रैक्टिसिंग हिंदू को बनाया, क्योंकि वो योग्य है। अमेरिका ने एक प्रेसिडेंट बनाए थे बराक हुसैन ओबामा, जो निग्रो भी थे, ब्लैक भी थे, और निग्रो कहना ठीक नहीं, ब्लैक भी थे और मुसलमान भी थे। मदर मुसलमान थी और फादर ब्लैक थे, लेकिन एक व्हाइट मेजॉरिटी नेशन ने उनको प्रेसिडेंट बनाया। और आज वहां की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हिंदुस्तानी हैं, हिंदू मूल की हैं। इसलिए भेदभाव नहीं किया कि वो हिंदू हैं। ना यूके ने भेदभाव किया, उन्होंने एक हिंदू को प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो ऐसे समाज की आवश्यकता है जिसमें योग्यता के बीच, जो हम पैदा हुए थे, तो हमें क्या पता था हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। आप किसी नवजात शिशु से या 2 साल के बच्चे से बिना उसके दिमाग में कुछ भरे हुए पूछ लीजिए कौन सी धर्म जाति का है, उसे कुछ नहीं पता है। वो इंसान है, बच्चा है, बच्चे के साथ खेलता है। धीरे धीरे उसके परिवार, उसका सामाजिक परिवेश, उसके अंदर जो चीजें डालता है, उसके हिसाब से वो अपना धर्म और जाति चूज कर लेता है। उसे पता चलता है कि वो कौन है। फिर ये विद्वेष की भावना फिर वो समाज के लिए हानिकारक हो जाती है। तो जब सबका साथ सबका विकास की बात है, तो माननीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी, ये हिंदू मुसलमान में देश को पोलराइज करने का प्रयास मत कीजिए। देश के युवाओं को मंदिर मस्जिद में उलझाने का प्रयास मत कीजिए। देश के युवाओं की एस्पिरेशंस बढ़ चुकी हैं, उन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली है, और ये जो नेशनल डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये डिजास्टर बन सकता है अगर इन बच्चों को नौकरी नहीं मिली, अगर इनको अग्निवीर के योजनाओं में भेजा गया, अगर ये खाली हाथ रहे, तो ये देश के लिए हितकारी नहीं है। इसलिए आप, क्योंकि एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, एक ऊंचे पद पे बैठे हैं, इसलिए कृपा करते करते समय ऐसे उद्गार प्रकट करने से पहले जरा सोच लीजिएगा। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि जब निर्णय लें तो ये सोचें कि गरीब से गरीब आदमी का उस पर क्या असर होगा। कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले ये सोच लें जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं उससे देश की एकता अखंडता पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। और ऐसी कोई बात ना कहें जिससे देश धार्मिक और सामाजिक और जातीय विद्वेष और पोलराइजेशन में फंसे। आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपकी कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं और आपकी कोई राजनीतिक प्लानिंग है। लेकिन अगर आप देश को एकजुट रखना चाहते हैं, 142 करोड़ लोगों को एकजुट करना चाहते हैं, देश को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, आर्थिक महाशक्ति बनाना चाहते हैं, तो ये देश के युवाओं की इग्नोर करके नहीं हो सकता। क्योंकि अध्यापक हूं इसलिए मैंने महसूस किया है बच्चों की अपेक्षाओं, उनकी आकांक्षाओं को। तो ये जो स्टेटमेंट्स इस प्रकार के आप देते हैं कि मंदिर मस्जिद में युद्ध करा देंगे, शमशान कब्रिस्तान में युद्ध करा देंगे, कपड़ों से लोगों को पहचान लेंगे, ये देश की एकता अखंडता को कमजोर करता है। पुनः निवेदन करता हूं, जब इस प्रकार के स्टेटमेंट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दे, कोई भी राजनेता दे, कानूनी तौर पर यह दंडनीय अपराध है। देश को किसी प्रकार के विद्वेष में बांटना और पोलराइज करना अनुचित है, और इलेक्शन टाइम में तो ये चुनाव आचार संहिता के बिल्कुल विरुद्ध है। बात कीजिए, सोचिए, विचार कीजिए कि देश को आर्थिक रूप से कैसे सशक्त बनाया जा सके। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज न देना पड़े, हर घर में 8,500 रुपए महीना जाए, अग्निवीर योजना खत्म हो, किसानों को एमएसपी की गारंटी मिले, और जो अमीरों के ऋण माफ होते हैं, गरीबों के ऋण माफ होते हैं, ऐसा न हो। अमीरों के ऋण कम माफ हो और गरीबों के ऋण ज्यादा माफ हो, जिससे देश के अंदर अमीर और गरीब के बीच की खाई कम हो और देश मजबूत हो। यही मेरा हेमंत बिस्वा शर्मा साहब आपसे निवेदन है। कृपा करके ये जो आपने स्टेटमेंट दिया है ये गलत है, देश के लिए हितकारी नहीं है। आगे से मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, उम्र में आप मुझसे कम है लेकिन तब भी प्रार्थना करूंगा ऐसे स्टेटमेंट से बचें और देश को मजबूत बनाएं और देश को एकजुट रखें। नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद।